हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज करने वाले जिसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। डायरेक्ट टैक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर बहुत ही छोटा सा है लेकिन बार बार इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। ओके, तो आपके पास जो भी नोट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का वो आप लेके बैठ जाइए। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आपको बहुत अच्छे से डायरेक्ट टैक्स को रिवाइज करना है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से पूरा का पूरा डिटेल रिवीजन हम करने वाले इस वीडियो में। ओके, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है वो स्टार्ट होता है आपका सेक्शन 22 से और ये खत्म होता है सेक्शन 27 में। तो छोटा सा टॉपिक है। ओके, तो सेक्शन 22 जो है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन। और ये चार्जिंग सेक्शन सर क्या बोलता है? चार्जिंग सेक्शन आपका बोलता है एनुअल वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी consisting of any building or land appertaining thereto. Annual value of a property consisting of any building or land appertaining thereto, of which assessee is the owner other than such portion of property as he may occupy for the purpose of his business or profession shall be chargeable to tax under the head income from house property. Okay, अगर इस डेफिनेशन को हम थोड़ा सा शॉर्ट में बोले तो सेक्शन 22 सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलता है सर? सेक्शन 22 आपका बोलता है एनुअल वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी शैल बी टैक्सेबल। एनुअल वैल्यू ऑफ ए प्रॉपर्टी ऑफ व्हिच एसेसी इज द ओनर shall be taxable under that income from house property if that property is not used for business or profession. Okay, अगर किसी भी घर का आप ओनर हो तो उसका एनुअल वैल्यू आपके हाथ में टैक्सेबल होगा अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप उस घर को अपने खुद के बिजनेस के लिए यूज नहीं करते हो, अगर ओनर अपना खुद का बिजनेस के लिए वो हाउस प्रॉपर्टी यूज नहीं कर रहा है तो जो भी एनुअल वैल्यू है वो टैक्सेबल होगा अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी। ओके, तो हमें दो तीन चीजों का मीनिंग यहाँ पे समझना है। पहला, एनुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है सर। दूसरा, हाउस का मतलब क्या होता है। तीसरा, ओनर का मतलब क्या होता है। एंड चौथा, कब हम बोलेंगे कि हाउस प्रॉपर्टी आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज हो रहा है। ओके, तो एनुअल वैल्यू का मतलब क्या है? एनुअल वैल्यू का मतलब है इनकम अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए हाउस। एक घर से आप कितना इनकम कर सकते हो वो है आपका एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। एक घर आपको कितना कमा के दे सकता है एक साल में। ओके, तो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरा एक 4 BHK का घर है जिसका रेंट है 40,000 पर मंथ। तो उसका एनुअल वैल्यू कितना होगा? 40,000 इंटू 12, तो 4,80,000 उसका एनुअल वैल्यू है। सिंपल लैंग्वेज में आप इतना समझ लीजिए। ओके, उसके बाद है सर हाउस का मतलब क्या है। हाउस का मतलब यहाँ पे हाउस मीन्स एनी लैंड सराउंडेड बाय वॉल, इट मे और मे नॉट हैव रूफ, एंड एनी लैंड एप्रेटुनेंट और अटैच्ड दैट। अगर कोई लैंड है और उसके चारों तरफ अगर दीवार है तो उसे हम हाउस बोलेंगे एज पर द इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर कोई लैंड है और उसके चारों तरफ दीवार है ना तो वो हाउस के डेफिनेशन में आएगा। ऊपर उसका छत है या फिर नहीं है कोई मैटर नहीं करता, रूफ है या फिर नहीं है कोई मैटर नहीं करता। अगर लैंड है और चारों तरफ दीवार है तो उसे हम क्या कर लेंगे? हाउस बोलेंगे। उसके साथ साथ उसके चारों तरफ जो लैंड है अटैच है, जो लैंड अटैच है उसके साथ पे, चाहे वो गार्डन के लिए हो चाहे भी किसी और पर्पज के लिए हो, वो भी आपका हाउस के डेफिनेशन में आएंगे। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो आपके हाउस के डेफिनेशन में आएंगे फॉर द पर्पज ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन। जैसे कि आपका क्रिकेट का स्टेडियम है वो आपका हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। क्यों? क्योंकि चारों तरफ उसका दीवार है लेकिन ऊपर छत नहीं है, तो सिर्फ वॉल होना चाहिए एज पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये जो सेक्शन 22 है उसके हिसाब से क्या है कि आपका हाउस के डेफिनेशन में सिर्फ क्या आएगा? हाउस मींस एनी लैंड सराउंडेड बाय वॉल। तो जो आपका क्रिकेट का स्टेडियम है वो भी आपके हाउस के डेफिनेशन में आएगा। लेकिन आपकी अगर जो बोट हाउस है जो केरला या फिर कश्मीर में चलता है बोट हाउस, वो आपका हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। जो आपका प्राइवेट याच वगैरह है वो भी आपका हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। जो आपकी टेंट है या फिर कैंप वगैरह है, जो आप जब आप ट्रैकिंग वगैरह करने जाते हो या फिर टेंट वगैरह यूज करते हो, वो भी आपका हाउस के डेफिनेशन में नहीं आएगा क्योंकि परमानेंट स्ट्रक्चर या फिर वॉल होना चाहिए। ओके, उसके बाद सर हम बात करते हैं ओनर। ओनर में कौन कौन आएंगे? तो ओनर को बेसिकली 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक है लीगल ओनर, एक है बेनिफिशियल ओनर और एक है डीम्ड ओनर। लीगल ओनर का मतलब सर क्या है? लीगल ओनर का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट है जिस पर्सन के नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है उसे हम बोलेंगे लीगल ओनर। जिस पर्सन के नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है वो क्या है? आपका लीगल ओनर है, रजिस्टर्ड ओनर।
उसके बाद बेनिफिशियल ओनर कौन है? बेनिफिशियल ओनर वो पर्सन है जिस पर्सन प्रॉपर्टी में पावर एक्सरसाइज करता है या फिर जो प्रॉपर्टी को अभी फिलहाल यूज कर रहा है, जो प्रॉपर्टी को आपका यूज कर रहा है वो आपका क्या है? बेनिफिशियल ओनर है। सपोज हमारा एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसके मेरे जो पापा है उनके नाम पे वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, तो मेरे पापा जो है वो कौन है? लीगल ओनर है। लेकिन मैं उस प्रॉपर्टी में सारा का सारा पावर एक्सरसाइज करता हूं, जो भी डिसीजन वगैरह लेना होता है ना उस हाउस प्रॉपर्टी के रिलेटेड वो मैं लेता हूं, जो भी इनकम वगैरह डिराइव होता है वो भी मैं कलेक्ट करता हूं, जो भी टैक्स वगैरह देना होता है वो भी मैं ही देता हूं, तो मैं कौन हूं? बेनिफिशियल ओनर हूं। जिसके नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है वो है लीगल ओनर, जो पावर एक्सरसाइज करता है वो है बेनिफिशियल ओनर। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है डीम्ड ओनर का, यानी कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो ना तो बेनिफिशियल ओनर है ना तो लीगल ओनर है, लेकिन एज पर द इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू फॉर टैक्स कैलकुलेशन हम उसे ओनर ट्रीट करेंगे। तो उसका डेफिनेशन हमारा दे रखा है सेक्शन 27 में। तो सेक्शन 27 बोलता है कि कौन कौन से पर्सन हमें डीम्ड ओनर, कौन कौन से पर्सन हम डीम्ड ओनर ट्रीट करेंगे फॉर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन। सो पहला पर्सन है, अगर कोई इंडिविजुअल अपने स्पाउस को या फिर अपने माइनर चाइल्ड को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है विदाउट कंसिडरेशन या फिर फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, देन जो ट्रांसफर है, जो पर्सन ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी उसे हम बोलेंगे डीम्ड ओनर। ओके, सो डीम्ड ओनर का पहला पॉइंट क्या है? इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर हिज हाउस प्रॉपर्टी टू हिज स्पाउस और माइनर चाइल्ड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, देन द ट्रांसफरर विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर। ओके, तो इसमें पहला एक एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज रणबीर कपूर ने अपनी वाइफ आलिया को शादी के बाद एक हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट किया। रणबीर कपूर के नाम पे एक हाउस प्रॉपर्टी था जिसका वैल्यू था 46 करोड़। उसने अपनी वाइफ को उसने वो प्रॉपर्टी क्या किया? अपनी वाइफ के नाम पे, आलिया के नाम पे कर लिया वो प्रॉपर्टी। और जब उसने शो किया कि मैं अपनी वाइफ को ये प्रॉपर्टी बेच रहा हूं या फिर ट्रांसफर कर रहा हूं जीरो कॉस्ट में, मतलब कोई भी कंसिडरेशन नहीं लिया है उसने, और ऐसे ही अपनी वाइफ को वो प्रॉपर्टी उसने ट्रांसफर कर लिया। तो अगर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के बीच में हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप है जब उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, एंड जो भी इनकम आ रहा है उस प्रॉपर्टी से उस टाइम पे भी उनकी हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप है, देन हम रणबीर कपूर को ही डीम्ड ओनर ट्रीट करेंगे। भले ही प्रॉपर्टी आलिया के नाम पे, प्रॉपर्टी किसके नाम पे? आलिया भट्ट के नाम पे, लेकिन जो उसे ट्रांसफर कर रहा है उसे हम डीम्ड ओनर ट्रीट करेंगे। अब इसका दो एक्सेप्शन है। नंबर 1, जब इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है उस टाइम पे दोनों के बीच में, स्पाउस एंड उसके बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, मतलब मैरिटल रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट में वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा है, सपोज रणबीर और आलिया का डिवोर्स हो गया और रणबीर कपूर को अपनी प्रॉपर्टी का 50% आलिया को देना है, तो उस केस में वो हाउस प्रॉपर्टी उसे डिवोर्स की वजह से मिल रहा है, डाइवोर्स हो रहा है और उसकी वजह से वो प्रॉपर्टी मिल रहा है, तो उस केस में आलिया ही उसकी ओनर ट्रीट किया जाएगा और रणबीर को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। रणबीर वहां पे डीम्ड ओनर नहीं होगा। लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है तब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको डीम्ड ओनर ट्रीट किया जाएगा। इसमें और एक पॉइंट है, अगर आप माइनर चाइल्ड को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो तो भी आप डीम्ड ओनर बनोगे, लेकिन अगर माइनर मैरिज डॉटर है, माइनर मैरिज डॉटर को अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो तो उस केस में आपको डीम्ड ओनर नहीं ट्रीट किया जाएगा। जो माइनर मैरिज डॉटर है उसे ही ओनर ट्रीट किया जाएगा। ओके, उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है होल्डर ऑफ एन इम्पर्सिबल एस्टेट। अगर कोई ऐसा प्रॉपर्टी जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता लेकिन उसके मल्टीपल ओनर्स है, तो जो भी उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, जो भी उस प्रॉपर्टी का पोजेशन होल्ड कर रहा है वो है डीम्ड ओनर। ओके, उसके बाद अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है या फिर एक कंपनी है और उसके नाम पे कोई हाउस प्रॉपर्टी है, लेकिन उस हाउस प्रॉपर्टी को यूज कौन कर रहा है? उस कंपनी के शेयर होल्डर्स या फिर उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स, वो हाउस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, तो उस केस में जो मेंबर्स है वो उस हाउस प्रॉपर्टी के डीम्ड ओनर ट्रीट किया जाएंगे। ओके, जैसे आपने एक शो देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में वो एक सोसाइटी होता है ना, गोकुलधाम सोसाइटी। गोकुलधाम सोसाइटी के नाम पे सारे के सारा फ्लैट है, लेकिन जो मेंबर्स है गोकुलधाम सोसाइटी के जो मेंबर्स है वो सारे के सारे हाउस प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं ड्यू टू देयर मेंबरशिप या फिर शेयर होल्डिंग। तो जो मेंबर्स है उन्हें ट्रीट किया जाएगा डीम्ड ओनर। तो जो जेठालाल का फ्लैट है उसका लीगल ओनर कौन है? उसका लीगल ओनर है जो गोकुलधाम सोसाइटी है वो उसका लीगल ओनर है, लेकिन डीम्ड ओनर किसे ट्रीट किया जाएगा? जेठालाल को डीम्ड ओनर ट्रीट किया जाएगा। ओके,
उसके बाद अगर कोई प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ है, प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लेकिन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब सपोज हम दो लोगों का एग्जांपल लेते हैं, ए एंड बी। ए एंड बी दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ। ए ने बोला कि मैं अपनी हाउस प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूं 3 करोड़ में। बी ने भी एग्री किया कि हाँ मैं 3 करोड़ में वो हाउस प्रॉपर्टी खरीदूंगा। ओके, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ। बी ने बोला कि मैं अभी आपको एडवांस दे रहा हूं 50 लाख का, और ए ने बोला कि ठीक है आप मुझे एडवांस 50 लाख का दे दीजिए, मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको अपने हाउस प्रॉपर्टी का पोजेशन दे रहा हूं। हाउस प्रॉपर्टी अब आप रखिए, आप यूज करिए, आप ओनर नहीं हो। आप जब पूरा पैसा पे करोगे ना 3 करोड़, तभी आपका ओनरशिप होगा। आप ओनरशिप तभी ट्रांसफर होगा जब आपने पूरा पैसा किया है, रजिस्ट्रेशन तभी होगा। लेकिन अभी फिलहाल आप वो हाउस प्रॉपर्टी यूज करो। तो अगर ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें पार्ट परफॉर्मेंस हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का, लेकिन पोजेशन ट्रांसफर हो चुका है फ्रॉम सेलर टू बायर, तो उस केस में जिसके पास पोजेशन है, हमारे केस में जो बी है उसके पास पोजेशन है, तो बी को ट्रीट किया जाएगा डीम्ड ओनर। उसके बाद अगर लीज का कोई केस है, अगर किसी ने हाउस प्रॉपर्टी लीज में लिया है एंड लीज का जो पीरियड है वो मोर देन 12 ईयर से ज्यादा है, मोर देन 12 ईयर है, 12 ईयर या फिर उससे ज्यादा है, देन उस केस में जो लेसी है उसे हम ट्रीट करेंगे डीम्ड ओनर। 2 पर्सन होता है लीज एग्रीमेंट में, जो प्रॉपर्टी देता है लीज में वो होता है लेसर, और जो प्रॉपर्टी लीज में लेता है वो होता है लेसी। तो अगर 12 ईयर से ज्यादा का लीज एग्रीमेंट हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, जो लेसी है उसे हम ट्रीट करेंगे डीम्ड ओनर। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि ये जो 12 ईयर्स है वो इंक्लूडिंग रिन्यूअल पीरियड हो सकता है। सपोज पहले आपने 3 साल का लिया, फिर उसके बाद 3 साल का, फिर उसके बाद 4 साल का, ऐसे करके भी आप कंबाइन करके 12 ईयर कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन इसमें एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अगर एग्रीमेंट लेस देन 1 ईयर का हुआ है ना, तो वो 12 ईयर की कैलकुलेशन में नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपका एग्रीमेंट लेस देन 12 मंथ यानी कि 1 साल से कम का एग्रीमेंट हुआ है, तो आपका वो कैलकुलेशन में नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कब हम ये बोलेंगे कि एक हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज हो रहा है। तो उसका पहला पॉइंट ये कि अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी डायरेक्टली बिजनेस में यूज हो रहा है, जैसे कि किसी हाउस प्रॉपर्टी में आरसीसी ने फैक्ट्री बनाया है या फिर किसी में ऑफिस बनाया है, तो वो तो हाउस प्रॉपर्टी हो गया आपकी डायरेक्टली बिजनेस में यूज हो रहा है। लेकिन अगर कुछ इनडायरेक्ट वे भी है, जैसे कि अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दिया है और उसकी वजह से आपकी बिजनेस स्मूथली कंडक्ट हो रहा है, देन इन दैट केस क्या होगा, वो भी आपका ट्रीट किया जाएगा हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज हो रहा है। इसका कुछ अगर एग्जांपल हम ले, तो सपोज आपने किसी को रेंट पे दिया, आपने अपने एम्प्लॉइज को हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दिया है, जो आपके पास में काम करते हैं, आपने उन्हें रेंट पे दिया है हाउस प्रॉपर्टी। तो उस केस में क्या होगा, एम्प्लॉय जल्दी आएंगे आपके पास काम करने के लिए, आपके ऑफिस में या फिर आपकी फैक्ट्री में काम करने के लिए जल्दी आएंगे। तो वो जो पॉइंट है वो आपकी बिजनेस में हेल्प कर रहा है, बिजनेस को स्मूथली कंडक्ट करने में हेल्प कर रहा है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस पर्पज के लिए यूज हो रहा है। ओके, या फिर अगर आपने अपना एंसिलरी कोई यूनिट के लिए हाउस प्रॉपर्टी यूज किया है, जैसे कि सपोज या फिर किसी सप्लायर वगैरह को आपने दिया है, मैं अपने पास मेरा एक फुटवेयर का ब्रांड है और फुटवेयर का फैक्ट्री है, जूते का फैक्ट्री है मेरा। मैंने क्या किया, एक लेदर सप्लायर जो मुझे रेगुलरली लेदर सप्लाई करता है, उससे हाउस प्रॉपर्टी भाड़े पे दिया है। ओके, जो कि मेरी फैक्ट्री के पास में है। तो उसमें होगा क्या, जो सप्लायर है वो मुझे इजीली लेदर सप्लाई कर पाएगा और इसकी वजह से जो बिजनेस है मेरा स्मूथली कंडक्ट हो पाएगा। तो ये जो होगा मेरा हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज हो रहा है। सपोज मेरा एक प्राइवेट क्लिनिक है, मैंने क्या किया, मेडिसिन स्टोर ओपन करने के लिए एक पर्सन को रेंट पे दिया है हाउस प्रॉपर्टी मेरे पास में। या फिर मेरा खुद का एक मेडिसिन स्टोर है, मैंने एक डॉक्टर की प्राइवेट क्लिनिक ओपन करने के लिए उसे हाउस प्रॉपर्टी दिया है। तो ये भी जो हाउस प्रॉपर्टी मैंने रेंट पे दिया है वो भी मेरा बिजनेस में इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है, तो ये भी मेरा बिजनेस में यूज हो रहा है। अगर मैंने गवर्नमेंट एजेंसी को घर दिया है और वो मेरे बिजनेस में हेल्प कर रहा है, सपोज मुझे एक पर्टिकुलर एरिया में एक ज्वेलरी शॉप ओपन करना था, ठीक है, एक ज्वेलरी शॉप ओपन करना था मुझे, बट उस एरिया में चोरी बहुत ज़्यादा होता है और कोई पुलिस स्टेशन वहाँ पे नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया कि इस एरिया में एक पुलिस स्टेशन ओपन करिए। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम ओपन करना चाहते हैं लेकिन अभी हमारे पास घर नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है, मेरा घर यूज कर लीजिए, मैं आपको रेंट पे घर देता हूँ। तो ये जो मैंने लोकल एजेंसी या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी को घर दिया भाड़े पे और उसकी वजह से मेरी बिजनेस में हेल्प हो रहा है, ये भी क्या होगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज माना जाएगा। और जो भी इनकम आएगा वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा, ना कि हाउस प्रॉपर्टी में। ओके,
उसके बाद सर कुछ हाउस प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जिनकी इनकम पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है, जिसमें से कुछ भी इनकम आया तो वो बिल्कुल भी टैक्सेबल नहीं होगा। सर ऐसे कौन कौन से हाउस प्रॉपर्टी है? नंबर 1, अगर कोई एक्स रूलर का पैलेस है, अगर कोई पैलेस है एक्स रूलर का, तो एक पैलेस उसके लिए एग्जेम्प्टेड है। किसी एक्स रूलर का, कोई पुराना राजा जो थे, राजा महाराजा के टाइम पे जिनके पास पैलेस था, उनका एक हाउस प्रॉपर्टी, उनका एक पैलेस पूरा का पूरा उनके लिए एग्जेम्प्टेड है। उसके बाद अगर हाउस प्रॉपर्टी यूज हो रहा है फॉर साइंटिफिक रिसर्च पर्पस, साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई हाउस प्रॉपर्टी यूज हो रहा है तो वो भी पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है। अगर हाउस प्रॉपर्टी यूज हो रहा है फॉर हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो वो भी पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है। ओके उसके बाद अगर हाउस प्रॉपर्टी कोई रेसिडेंट ऑफ लद्दाख है, उसका कोई हाउस प्रॉपर्टी है तो वो भी, जो भी इनकम आ रहा है उस हाउस प्रॉपर्टी से, वो भी पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है। हाउस प्रॉपर्टी बिलोंगिंग्स टू ए पॉलिटिकल पार्टी, अगर पॉलिटिकल पार्टी का कोई हाउस प्रॉपर्टी है तो वो भी पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है। अगर हाउस प्रॉपर्टी है किसी ट्रेड यूनियन का तो वो भी पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है। ओके उसी के साथ अगर हाउस प्रॉपर्टी आप आज से अपना खुद का बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं तो वो भी पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है। अगर कोई फार्म हाउस है तो उसका जो भी इनकम है वो भी पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड है। तो ये जो सारे हाउस प्रॉपर्टीज है इनका जो भी इनकम आएगा वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड होगा। ओके सर, अब सर बात करते हैं सेक्शन 23 के बारे में। सेक्शन 23 क्या बोलता है? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का इनकम सर हम कैसे कंप्यूट करेंगे? तो इसमें सबसे पहले हम ये करेंगे सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 जो भी बोलता है लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कंप्यूटेशन। तो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का इनकम सर हम कैसे कंप्यूट करेंगे? तो पहले आपको क्या लेना है, ये टेबल आप ध्यान से देखिए। पहले आपको लेना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यानी कि जिसे बोलते हैं जीएवी। पहले आपको जीएवी लेना है। जीएवी से आपको माइनस करना है लोकल टैक्सेस और म्युनिसिपैलिटी टैक्सेस। जो लोकल अथॉरिटी जो टैक्सेस लेते हैं, जिसमें म्युनिसिपैलिटी टैक्स आता है, स्वेरेज टैक्स आता है, वाटर टैक्स आता है, इन सारे टैक्स को आपको क्या करना है? माइनस करना है। उसके बाद आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू आने के बाद उसमें से आप दो चीजें माइनस करिए। डिडक्शन आपको मिलेगा अंडर सेक्शन 24A में आपको डिडक्शन मिलेगा एनएवी का 30%, जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको कितना मिलेगा? एनएवी का 30%। ओके उसके बाद एक और डिडक्शन आपको मिलेगा अगर आपने लोन लेके घर का रिपेयर किया है, मेंटेनेंस किया, या फिर घर का परचेज या फिर कंस्ट्रक्शन लोन लेके कर रहे हो तो उसका जो इंटरेस्ट अमाउंट है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, उसका डिडक्शन आपको मिलेगा 24B में। ये सब कुछ माइनस करने के बाद आपका आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो क्या करना है सर फॉर्मेट? पहले आपको लेना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू से आपको माइनस करना है लोकल टैक्सेस, जिसमें मेनली 3 टाइप के टैक्स आएंगे, म्युनिसिपैलिटी टैक्स, सीवरेज टैक्स और वाटर टैक्स। ये तीनों चीज आपको माइनस करना है। उसके बाद जो अमाउंट आया वो आएगा आपका नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू से आपको माइनस करना है 24A में स्टैंडर्ड डिडक्शन एट ए रेट ऑफ 30%, और एक और डिडक्शन आपको माइनस करना है 24B में जो है इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड। ये दोनों को माइनस करने के बाद जो भी आएगा वो आपका आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये जो लोकल टैक्सेस है, ये लोकल टैक्सेस आप कब माइनस करोगे? लोकल टैक्सेस माइनस करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका जो म्युनिसिपैलिटी टैक्स है वो एक्चुअली पेड होना चाहिए और वो ओनर पे करना चाहिए। ठीक है, जो म्युनिसिपैलिटी टैक्स है वो एक्चुअली ओनर पे करना चाहिए। अब सर बात करते हैं जीएबी का कंप्यूटेशन कैसे करेंगे। जीएबी कंप्यूटेशन के लिए आपको क्या करना है? पहले लेना है म्युनिसिपैलिटी रेंटल वैल्यू। म्युनिसिपैलिटी रेंटल वैल्यू को आपको कंपेयर करना है फेयर रेंटल वैल्यू के साथ। जो भी हायर आया उस हायर अमाउंट को आपको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट के साथ। जो भी अमाउंट आया उसे हम बोलेंगे क्या? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। म्युनिसिपैलिटी रेंटल वैल्यू सर क्या होता है? रेंट फिक्स बाय म्युनिसिपैलिटी अथॉरिटी। म्युनिसिपैलिटी वालों ने जितना रेंट फिक्स किया वो होता है आपका म्युनिसिपैलिटी रेंटल वैल्यू। फेयर रेंटल वैल्यू का मतलब सर क्या होता है? फेयर रेंटल वैल्यू का मतलब होता है रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन सेम लोकेलिटी। सिमिलर प्रॉपर्टी सेम एरिया में सिमिलर प्रॉपर्टी का रेंट कितना है वो आपका होता है फेयर रेंटल वैल्यू या फिर मार्केट वैल्यू। उसके बाद जो स्टैंडर्ड रेंट होता है वो क्या होता है? स्टैंडर्ड रेंट का मतलब मैक्सिमम रेंट फिक्स बाय रेंट कंट्रोल अथॉरिटी ऑफ दैट स्टेट। जिस स्टेट में आपका घर है उस स्टेट में मैक्सिमम रेंट कितना है एक पर्टिकुलर हाउस का, वो है आपका स्टैंडर्ड रेंट। सो म्युनिसिपैलिटी वैल्यू, फेयर वैल्यू, हायर
उसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट के साथ, लोअर आएगा, जो भी आएगा उसे बोलेंगे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। अब इस रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट को आपको कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट रिसीवेबल के साथ। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल सर क्या होता है? जितना भी आपने अपना टेनेंट के साथ एग्रीमेंट किया है रेंट के लिए, वो होता है आपका एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। सपोज मेरा एक हाउस प्रॉपर्टी है, मैंने अपने टेनेंट के साथ रेंट एग्रीमेंट किया है 40,000 का, कि हर महीने मुझे 40,000 का रेंट चाहिए, तो मेरा जो ARR आएगा एक्चुअल रेंट रिसीवेबल वो कितना आएगा? 4,80,000। ओके, अब ये एक्चुअल रेंट रिसीवेबल से आपको दो चीजें माइनस करना है। नंबर वन, आपको माइनस करना है ऑन रियलाइज रेंट, जितना आपकी टेनेंट ने आपको भाड़ा नहीं दिया है। सपोज मेरा पास एक टेनेंट था जिसने पूरा 1 साल रहा मेरे पास, लेकिन 10 महीने का रेंट दिया, 2 महीने का रेंट दिया नहीं उसने, तो वो मुझे ऑन रियलाइज रेंट जो है वो मुझे माइनस करना है। उसके साथ और एक चीज भी आपको माइनस करना है, वो है लॉस ड्यू टू वैकेंसी या फिर वैकेंट पीरियड रेंट। अब ये वैकेंट पीरियड रेंट सर क्या चीज है? अगर आपका घर कुछ दिनों के लिए खाली पड़ा था, जब वो उस घर में कोई किराएदार नहीं रहता, कोई टेनेंट नहीं रह रहा था, उस केस में जो भी आपका पीरियड था, जो भी आपका पीरियड का रेंट था, सपोज मेरा घर 2 महीने खाली था, तो 2 महीने के लिए जितना भी मेरा रेंट हो रहा है वो मेरा लॉस ड्यू टू वैकेंसी है। वैकेंसी की वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है वो भी मुझे माइनस करना है एक्चुअल रेंट रिसीवेबल से। तो ये दोनों माइनस करने के बाद आपका क्या आ जाएगा? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। आपको कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड एंड रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। RER एंड एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, इन दोनों में से जो भी हायर है वो आपका क्या आएगा? GAV आएगा। सर अगर वैकेंसी पीरियड की वजह से ये जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है वो लोअर आ रहा है, किससे? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट से। अगर ड्यू टू वैकेंसी जो आपका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट वो ज्यादा है रादर देन किसका? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, तो आपको क्या करना है? जो लोअर है वो आपको लेना है GAV। ओके, इस यहाँ पे जो ऑन रियलाइज रेंट है, ऑन रियलाइज रेंट माइनस करने के लिए कुछ कंडीशन है सर। बेसिकली 4 कंडीशन है जो रूल 4 में दे रखा है कि अगर ये 4 कंडीशन फुलफिल होता है तभी आपको ऑन रियलाइज रेंट का डिडक्शन मिलेगा। वैकेंसी पीरियड के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है, लेकिन ऑन रियलाइज रेंट के लिए आपका 4 कंडीशन है। नंबर 1, टेनेंसी मस्ट बी बोनाफाइड, टेनेंसी बोनाफाइड होना चाहिए, टेनेंसी एक्चुअल होना चाहिए। उसके बाद जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है जिसने आपको भाड़ा नहीं दिया है वो प्रॉपर्टी छोड़ देना चाहिए। डिफॉल्टिंग टेनेंट मस्ट वैकेंट द प्रॉपर्टी और स्टेप हैज बीन टेकन टू वैकेट द प्रॉपर्टी। अगर उसने अपनी तरफ से घर छोड़ दिया है तो अच्छा है, लेकिन आपको अगर उसने रेंट नहीं दिया है तो आपको लीगल स्टेप लेना चाहिए उसे घर से बाहर निकालने के लिए। उसके बाद जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है वो किसी भी और प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई नहीं, कोई भी और प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई नहीं करना चाहिए किसका? ओनर का। सपोज मेरे पास एक टेनेंट रह रहा था जिसने मुझे 2 महीने का रेंट नहीं दिया और चला गया, तो वो मेरा और कोई प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई नहीं करना चाहिए। अगर वो मेरा और कोई प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई कर रहा है तो मुझे जो ऑन रियलाइज रेंट है उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्लियर कट टैक्स विभाजन है। एक पर्सन आपको एक बार धोखा दे रहा है, आपकी एक घर में रह के वो पैसा नहीं दे रहा है, तो आप और एक घर उसे कैसे दे सकते हो? तो यहाँ पे क्लियर कट है कि जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है वो किसी और प्रॉपर्टी, कोई भी और प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो एसएससी है वो एवरी लीगल स्टेप, एसएससी मस्ट टेक ऑल द लीगल स्टेप टू रिकवर द ऑन रियलाइज रेंट। जो एसएससी है वो सारा का सारा स्टेप लेना चाहिए, लीगल स्टेप लेना चाहिए और सारा का सारा कोशिश करना चाहिए जो ऑन रियलाइज रेंट है उसे रिकवर करने के लिए। अगर ये 4 कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो आपको ऑन रियलाइज रेंट का डिडक्शन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं लोकल टैक्सेस के बारे में। अगर लोकल टैक्सेस ओनर पे कर रहा है, लोकल टैक्सेस में नॉर्मली सर आता क्या है? म्युनिसिपैलिटी टैक्स आता है, सेवरेज टैक्स आता है एंड वाटर टैक्स आता है। अगर वो टैक्सेस ओनर अपनी जेब से पे कर रहा है तभी उसका डिडक्शन ओनर को मिलेगा। अगर उसे टेनेंट पे कर रहा है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर ओनर पे कर रहा है बाद में वो टेनेंट से रिकवर कर रहा है तभी उसका डिडक्शन उसे नहीं मिलेगा। अगर ओनर अपनी जेब से पे कर रहा है तभी उसका डिडक्शन उसे मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अगर टेनेंट पे कर रहा है या फिर बाद में वो टेनेंट से रिकवर कर रहा है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। जो लोकल टैक्सेस है यानी कि म्युनिसिपैलिटी टैक्स वो हमेशा अलाउड होगा ऑन एक्चुअल बेसिस और कैश बेसिस। जितना पे कर रहे हो कैश में उतना डिडक्शन आपको मिलेगा, ड्यू बेसिस पे वो अलाउ नहीं होगा। आउटस्टैंडिंग म्युनिसिपैलिटी टैक्स उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर सपोज पास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग म्युनिसिपैलिटी टैक्स आप करेंट ईयर में पे कर रहे हो तो उस केस में क्या होगा? जिस ईयर में आप पे करोगे म्युनिसिपैलिटी टैक्स उस ईयर में आपको डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, अगर आप एडवांस म्युनिसिपैलिटी टैक्स पे कर रहे हो ना तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो म्युनिसिपैलिटी टैक्स में आपको इतना याद रखना है, जितना पे करोगे उतना डिडक्शन मिलेगा, जब पे करोगे उतना मिलेगा, अगर नहीं पे करोगे नहीं मिलेगा। ठीक है,
तो जितना पे करोगे उतना मिलेगा, जब पे करोगे तब मिलेगा आपको डिडक्शन। ओके, अगर आपने म्युनिसिपैलिटी टैक्स के लिए कोई म्युनिसिपैलिटी टैक्स पे करने के लिए कोई लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके, उसके बाद सर हम चलते हैं सेक्शन 24। सेक्शन 24 जो डिडक्शन सेक्शन है उसमें दो सेक्शन है, 24A एंड एक है 24B। 24A आपका है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो आपको एनएबी के ऊपर 30% मिलेगा फ्लैट डिडक्शन। अब ये डिडक्शन आपको क्यों मिल रहा है? ये डिडक्शन आपको इस वजह से मिल रहा है कि जो आपका अदर एक्सपेंसेस है लाइक रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस जो आप अपने हाउस प्रॉपर्टी में करते हो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ एक ही डिडक्शन मिलेगा, वो है 30% ऑन एनएबी। ठीक है, इसके बाद अगर आपका जो भी एक्सपेंडिचर आ रहा है वो आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। एनएबी अगर नेगेटिव में है या फिर एनएबी अगर जीरो है तो ये जो 30% का डिडक्शन है ना, ये भी आपको नहीं मिलेगा। ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30% का, अगर एनएबी नेगेटिव में है या फिर एनएबी नील है तो आपको नहीं मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं सर सेक्शन 24B की, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अगर आपने लोन लिया है फॉर कंस्ट्रक्शन, परचेज, रिपेयर, रिनोवेशन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिनोवेशन के लिए आपने लोन लिया है तो उसका डिडक्शन आपको मिलेगा सेक्शन 24B में। ओके, यहाँ पे नॉर्मली दो टाइप के इंटरेस्ट है, एक है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट और एक है पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट मतलब घर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले अगर आपने लोन लिया था घर की कंस्ट्रक्शन के लिए और आपका इंटरेस्ट आ रहा है तो वो होगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद जितना इंटरेस्ट आ रहा है वो होगा आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। ओके, जो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है ना वो आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन मिलेगा। आपका जितना भी प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट होगा वो आपको डिडक्शन मिलेगा, लेकिन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। और किस साल से सर मिलेगा? जिस ईयर में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसी साल से आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन मिलेगा। ओके, जो पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है वो जिस साल का जितना भी इंटरेस्ट है उसी ईयर में उसका डिडक्शन मिलेगा। सर एक बात बताइए, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहाँ से कहाँ तक हमें लेना है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट कब होता है स्टूडेंट्स? जब आपने लोन लिया या फिर जब आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया अपनी हाउस प्रॉपर्टी का, दोनों में से जो डेट भी बाद में आएगा, व्हिच एवर इज लेटर, लोन टेकन और कंस्ट्रक्शन बिगिन, व्हिच एवर इज लेटर, वो डेट होगा आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का बिगिनिंग डेट। और एंड सर कब होगा? ये जिस डेट पे आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसका जस्ट प्रीसीडिंग 31 मार्च इज योर एंडिंग डेट। ओके, तो सपोज हम एक एग्जांपल लेते, मैंने एक हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया 1 अप्रैल 2021 को। ओके, मैंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया एक महीने के बाद यानी कि 1 मई 2021। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट कब होगा सर? 1 मई 2021। अब मेरा जो हाउस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन था वो कंप्लीट हुआ 1 अक्टूबर 2023। ठीक है, तो मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड कब होगा सर? 1 अक्टूबर 2023 से जो पहला, उससे पहले जो 31 मार्च आ रहा है यानी कि 31 मार्च 2023, ये होगा मेरा प्री कंस्ट्रक्शन का एंडिंग डेट। तो स्टार्ट होगा कब? 1 मई 2021 और एंड कब होगा? 31 मार्च 2023। अभी इस पीरियड में जितना भी इंटरेस्ट आया वो मुझे 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन मिलेगा। ओके, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड सर कब स्टार्ट होगा? पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड प्री कंस्ट्रक्शन के जस्ट बाद 1 अप्रैल 2023 से आपका पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है सर, ओके। लोन को लेके, इंटरेस्ट ऑन लोन को लेके आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है। अगर आप इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा आपको ड्यू बेसिस पे मिलेगा, यानी कि आप चाहे कैश बेसिस पे अकाउंट मेंटेन करो, आपको हमेशा आउटस्टैंडिंग बेसिस पे या फिर एक्यूरल बेसिस पे इसका डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का। अगर आपने एक फ्रेश लोन लिया है, ओरिजिनल लोन, आपने एक लोन लिया था हाउस प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन के लिए और उस लोन को रीपेमेंट करने के लिए आप एक और लोन ले रहे हो, तो आपका जो फ्रेश लोन है उसके ऊपर आपका जो भी इंटरेस्ट आएगा उसका डिडक्शन आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपने फ्रेश लोन एक लोन लिया है इंटरेस्ट पे करने के लिए ओरिजिनल लोन का, सपोज मैंने अपनी हाउस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन के लिए एक 50 लाख का लोन लिया था, अब जिससे लोन लिया था वो पैसा मांग रहा है, तो उस पैसे को पे करने के लिए मैंने क्या किया? एक फ्रेश लोन ले लिया। तो जो फ्रेश लोन के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट है वो मुझे डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर मैं ओरिजिनल लोन का इंटरेस्ट पे करने के लिए फ्रेश लोन ले रहा हूं तो उस केस में मुझे फ्रेश लोन का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर मैं म्युनिसिपैलिटी टैक्स वगैरह पे करने के लिए लोन ले रहा हूं तो उस केस में भी मुझे डिडक्शन